हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही ख़ास है आपके लिए। समझ लीजिए, ख़ास इसलिए है क्योंकि आज के इस डेरिवेशन में मैं आपको 3 खास इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, जो इस डेरिवेशन को सॉल्व करते समय आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो खास मैं 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा वो आपके इस लेसन के जो न्यूमेरिकल हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में उन टॉपिकों को लेकर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए तथा इसमें इसकी स्थितियों का उल्लेख कीजिए। तो इसकी 3 स्थितियां हैं। उन 3 स्थितियों में पहली और तीसरी स्थिति जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास बन जाती है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक सीक्वेंस से देखिएगा। आपको ऐसा कॉन्सेप्ट शायद ही कहीं मिल पाए। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चा लोग, आप लोग इसे देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। बच्चों, आप लोग हमारे साथ कापी पेन निकाल के रखिएगा। जैसे जैसे मैं आपको समझाते चलूँगा वैसे वैसे आप लोग नोट करते चलिएगा और फिगर भी बनाते चलिएगा। ठीक है, वीडियो कैसे लगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप फिज़िक्स की कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करना चाहते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर देख लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आज मैंने कुछ नया सीखा है, सर ने आज हमें कुछ नई चीज़ बताई है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि आपको ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना एक ख़ास वाला टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आप लोगों को मैं ले चलता हूँ अपने स्टडी टेबल पर। वहाँ आप लोग कापी पेन निकाल लीजिए और मैं भी आपके साथ कापी पेन में लिखूँगा। आप लोग देखिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं। आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। हम लोग पढ़ेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है, उसका मान हम लोगों को निकालना है। इसके लिए पहले जो माना होता है फिगर का उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र मानना है। तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र लिख लीजिए आप लोग। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। थीटा कोण बनाते हुए रखा है। अब वैद्युत द्विध्रुव होगा तो उसमें एक माइनस चार्ज होगा, एक प्लस चार्ज होगा। तो हम लोग लिखते हैं कि माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश
आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू और प्लस क्यू हैं तथा इनके बीच दूरी जो है वो 2l है तथा इनके बीच दूरी दूरी 2l है। ये इतना आप लोगों को माना में लिखना है। ये इतना माना में लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे फिगर। ठीक है, क्या है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू हैं तथा इनके बीच दूरी 2l है। अब यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं, आप लोग हमारे साथ फिगर बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाना है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं को हम बल रेखाओं की सहायता से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम बल रेखाएं खींच लेते हैं, बल रेखाएं खींच लेते हैं और सभी बल रेखाओं के बीच की दूरी समान होगी क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। दूरी आपको सबके समान खींचना है। ये हो जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र। कितनी भी लाइन खींच दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर ये इसको ऐसे कर दें, एरो का निशान लगा दें कि इधर की ओर ही जा रही है। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल ई। वैद्युत क्षेत्र की को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल ई से। सदिश राशि इसलिए ऊपर वेक्टर लगा देंगे। अब इसमें जो है कोई वैद्युत द्विध्रुव जो है क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो अब यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा ये है, यहाँ से ऐसे थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो हम मान लेते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव है। ये ऐसे क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब आगे देखिए, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव, इसको क्या नाम दिया हमने? AB। इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या नाम दिया है? AB। तो इसका नाम लिख लेते हैं A और B। यहाँ पर आवेश होगा, A पर आवेश रख लेते हैं और B पर आवेश रख लेते हैं, दोनों पर आवेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारा प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर हमने प्लस क्यू आवेश रख दिया और इधर हमने यहाँ पर रख दिया माइनस क्यू आवेश। दिख रहा है आप लोगों को फिगर में? यहाँ पे हमने क्या रख दिया? माइनस क्यू आवेश रख दिया। ये जो बिंदु है ये बी बिंदु है, सॉरी ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। या इसको बी ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका बिंदु ए है और ये जो है आपका बिंदु बी है। इनके बीच की जो दूरी है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा था कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है तथा इनके बीच दूरी जो है कितना है? 2l है। तो इनके बीच की जो दूरी है वो 2l है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2l, ये इनके बीच की दूरी हो जाएगी। वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो इसकी दिशा हम लोग इसी पर दिखा देते हैं, इसी पर माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर। ये हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव P की दिशा। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं, वेक्टर P से। इसकी दिशा होगी माइनस क्यू से प्लस की ओर। अब ये जो है क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ये थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इनके बीच का जो ये एंगल है ये क्या है? थीटा है। ठीक, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। अब जो है
हम लोग जानते हैं कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है तो उसके वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेश होते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, उन आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, बल लगाता है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाएगा। इसको हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने आपको इसको बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं है तो मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे क्लास 12th फर्स्ट फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से है, उसको आप लोग सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें जाके वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है वहाँ पे। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है वैद्युत द्विध्रुव पर बल लगाएगा, किस पर, प्लस क्यू आवेश पर, माइनस क्यू आवेश पर। प्लस क्यू आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाएगा, तो हम मान लेते हैं इस पर बल जो है ये इस दिशा में लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। कौन सा बल लगेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण एफ बल लगेगा। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण कौन सा बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है। और वैद्युत क्षेत्र माइनस आवेश पर अपनी क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाता है, तो ये इधर की ओर बल लगाएगा माइनस क्यू आवेश पर। एफ बल लग रहा है किस पर, माइनस क्यू आवेश पर। ठीक है, ये इतना हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को फिगर। अब हम निकाल लेते हैं इसको, यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण बल। ठीक है, देखिए यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र ई के कारण क्यू पर बल। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण बारी बारी से निकाल लेते हैं, एक बार प्लस के ऊपर बल और एक बार माइनस के ऊपर बल। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश पर बल, प्लस क्यू आवेश पर बल। पहले हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेश पर बल। बल कौन सा बल लग रहा है, एफ प्लस क्यू। अब बल का जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बल का जो फार्मूला होता है एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई। तो आवेश क्यू है और वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। एफ बराबर क्यू इंटू ई हो जाएगा। इसकी दिशा क्या होगी, अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो इसकी दिशा भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा। किसकी दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा। ठीक, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बल, इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बल, माइनस क्यू आवेश पर बल, आवेश पर बल किसके कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो हमने दिखाया है एफ माइनस क्यू से, बराबर ये बल कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, तो बल का फार्मूला तो यही होगा क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। लेकिन अब की बार इसकी दिशा क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो इसको लिखेंगे वेक्टर ई की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, वेक्टर ई की विपरीत दिशा में ये बल लग रहा है। ठीक है, दोनों बल कैसे हैं, बराबर हैं परंतु कैसे विपरीत हैं। यहाँ पर देखिए दोनों बल क्या हैं, बराबर हैं लेकिन इनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत है। एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक उसकी विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम एक कॉन्क्लूजन निकालते हैं कि जब दो बल बराबर हैं और विपरीत हैं तो ये क्या होंगे, नेट बल जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। परंतु इनकी क्रिया रेखाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। एक देखिए इधर की ओर लग रहा है, इसकी क्रिया रेखा जो है ऐसे बनेगी। ठीक है, ऐसे, क्योंकि ये ऐसे सीधा बल लगा रहा है तो इसकी क्रिया रेखा ये बनेगी। ये भी इधर की ओर सीधा बल लगा रहा है, इसकी भी क्रिया रेखा इधर की ओर बनेगी। ठीक है, तो जब दो बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं
तो उन पर एक बल आघूर्ण लगता है। ठीक है, जब दो बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं तो उन पर एक बल आघूर्ण लगता है। लेकिन अगर क्रिया रेखा एक ही होती है, जैसे बल इधर की ओर लग रहा है, क्रिया रेखा भी यही है, तो हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बल आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बल आघूर्ण 0 नहीं होगा क्योंकि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। तो यहाँ पर बल आघूर्ण जो लग रहा है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, चूँकि दोनों बल बराबर व विपरीत दिशाओं में हैं, अतः कुल बल यानी नेट फोर्स जो होगा, नेट बल शून्य होगा। नेट बल जो होगा वो शून्य होगा। नेट बल शून्य होगा। परंतु दोनों बलों की क्रिया रेखाएं, अलग अलग हैं। अलग हैं, अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं। बल युग्म बनाते हैं। जिसे बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। टॉर्क बोलते हैं इसे। ठीक है, कहते हैं इसे टाउ, यहाँ पर लिख देते हैं, इसका नाम क्या है, टाउ। इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है या करते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जब दो बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होंगी तो क्या होगा, टार्क उत्पन्न होगा। उस टार्क को हम क्या बोलते हैं, बलयुग का आघूर्ण बोलते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। अब टाउ क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे टाउ बराबर, फॉर्मूला इसका होता है टाउ बराबर कोई एक बल अगुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक, अगर टाउ आपको निकालना है बलयुग का आघूर्ण कितना लग रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि एक बल ले लीजिए और उन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी ले लीजिए। तो इसके लिए हम पहले फिगर में चलते हैं, तब आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, तो एक बल कोई भी ले लेंगे, चाहे हम प्लस क्यू वाला ले लेंगे या माइनस क्यू वाला ले लेंगे, क्योंकि दोनों बल यहाँ फार्मूले में अभी हमने निकाला कि दोनों बल आपस में क्या है, बराबर हैं। तो कोई एक बल ले लेंगे F, और इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी इनके बीच देखिए एक बल की क्रिया रेखा ये है, दूसरे बल की क्रिया रेखा यहाँ पर है, इनके बीच की लंबवत दूरी हमें ये चाहिए, ये दूरी। ठीक है, तो इस दूरी को हम लोग लेते हैं, इस दूरी का मान निकालेंगे पहले। ये जो दूरी है इसका मान हमें निकालना पड़ेगा, ये दूरी हमें चाहिए।
तो इसका मान निकालने के लिए हम इसको कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये O बिंदु है, ठीक है, मान लेते हैं O बिंदु है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव देखिए एक त्रिभुज बना रहा है, यहाँ पर एक क्या बना रहा है, त्रिभुज। एक ये क्रिया रेखा है और ये लंबवत दूरी है, ये क्या है, इसका वैद्युत द्विध्रुव है, एक त्रिभुज बना रहा है। तो इस त्रिभुज से हम इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी त्रिभुज से इसका मान निकालेंगे। देखिए आप लोग लिखेंगे त्रिभुज AOB में, चाहे वहीं आगे लिख लीजिए, हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं। त्रिभुज AOB में हमें ये दूरी चाहिए और हमारे पास पहले से क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है 2L, ठीक है। तो ये दूरी और ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है। तो थीटा बराबर साइन थीटा अगर ले लें त्रिभुज में साइन थीटा, तो ये बराबर होगा लंब क्या है आपका OB और कर्ण क्या है आपका, कर्ण है आपका AB, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, OB बटे AB, मान रख देते हैं। तो साइन थीटा बराबर OB का मान आपको निकालना है, तो OB ऐसे रखे रहेंगे। AB का मान हमारे पास है, AB का मान कितना है 2L, तो यहाँ पे 2L रख देते हैं। OB का मान निकाल लेंगे तो OB बराबर आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो ये आ जाएगा 2L साइन थीटा, ठीक। OB का मान कितना आ गया, 2L साइन थीटा। अब यही मान हमें वहाँ रख देना है। एक बल कोई F ले लेंगे और उनके बीच की दूरी क्या है, OB 2L साइन थीटा, वहाँ पर रख देंगे फॉर्मूले में। तो हमें क्या मिल जाएगा, बल आघूर्ण मिल जाएगा, टाउ का मान। यहाँ पर देखिए अब आप लोग, हमने क्या लिखा है, टाउ बराबर एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो इसको लिख सकते हैं टाउ बराबर एक बल का मतलब F प्लस Q ले लीजिए या माइनस Q ले लीजिए, दोनों एक ही हैं, इनटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, OB, ठीक है। OB का मान कितना है, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, ठीक। अभी हमने निकाला, आप लोगों ने देखा होगा इसका मान कितना है, 2L साइन थीटा। अब जो है हम इसका मान रख देते हैं, तो टाउ बराबर F प्लस Q, यानी एक फोर्स का मान कितना है, Q इंटू ई और गुणे 2L साइन थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू 2L और गुणे में E साइन थीटा। अब Q इंटू 2L क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, तो इसको लिखेंगे चूँकि Q इंटू 2L बराबर होता है P, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है ये। तो इसकी जगह पे हम P रख देंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा कि टाउ बराबर, यहाँ पर देखिए आप लोग, टाउ बराबर इतने की जगह पे P और E साइन थीटा, तो टाउ बराबर हमें मिल जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला मिल गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ठीक है। अब ये क्या करता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या करता है, तो जब क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं तो इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मान क्या आता है, PE साइन थीटा। ये बल आघूर्ण क्या करेगा, इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है। देखिए फोर्स की डायरेक्शन देखिए, ये वाला फोर्स वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, ये वाला फोर्स वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव जो है आपका ऐसे रखा है, तो ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा। बल आघूर्ण जो है, टाउ जो है, इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा, घुमा के इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। क्योंकि ये जो बल लग रहा है किसके कारण लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है। टाउ जो आया है किसके कारण आया है, वैद्युत क्षेत्र के कारण आया है। तो वैद्युत क्षेत्र इस द्विध्रुव को घुमाकर अपनी दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चलिए हम लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर स्पष्ट है, या लिखेंगे यह बल आघूर्ण, यह बल आघूर्ण, यह बल आघूर्ण द्विध्रुव को घुमाकर
वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। ये जो बलाघूर्ण है द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है ना। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वेक्टर रूप में इस फॉर्मूले को लिखेंगे। कैसे? यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर रूप में। कभी कभी आता है कि वेक्टर रूप में इस फार्मूले को दिखाइए, तो वेक्टर रूप में इसको कैसे लिखेंगे? आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो ऐसे इसको हम लिख दें पी क्रॉस ई। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो पी क्रॉस ई इसको लिख सकते हैं। तो टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। इस चीज़ को हमने कहाँ से लिखा? यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। ये फार्मूला हम लोगों ने क्लास 11th फिजिक्स में 5वें लेसन में पढ़ा था, वेक्टर वाले लेसन में। ठीक है, बस ये आपको वेक्टर रूप में ये फार्मूला मिल गया। अब जो है आगे हम लोग इसका मात्रक देख लेते हैं। ठीक है, मात्रक हम लोग इस टाउ वाले फार्मूले से देखेंगे। तो टाउ का फार्मूला क्या है? एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। तो एक बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो टाउ का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। तो हम लोग यहाँ मात्रक लिख लेते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। दूरी अगर मीटर में है तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो न्यूटन सेंटीमीटर भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अगर सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मात्रक जो आएगा हमारा न्यूटन मीटर में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन इसके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है ये टाउ बराबर पी ई साइन थीटा है। ठीक है, तो बल आघूर्ण का मान जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। अगर थीटा का मान बदल के रखा जाए तो बल आघूर्ण का मान भी क्या हो जाएगा? बदल कर आएगा। तो कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, उसको हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। चलिए इसकी स्थितियों को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 स्थिति हम लोग लेंगे। थीटा का मान बदल कर। अभी हमने बताया कि टाउ का मान किस पर डिपेंड करता है? थीटा पर। तो पहली कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन, जब थीटा बराबर 0, जब थीटा बराबर क्या हो? 0 डिग्री हो। ठीक है, अब थीटा जो है यहाँ पर देखिए, थीटा जो है ये पी और ई के बीच का कोण है, यानी वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। तो इनके बीच का कोण जब 0 डिग्री हो, यानी यहाँ पर लिखेंगे अर्थात वैद्युत द्विध्रुव जो है, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में है। क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो क्षेत्र की दिशा में है। अगर वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में होगा तो उस समय जो कोण होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं, आप लोग देखिए। ये हम बना लेते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर हम बना लेते हैं वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र रहेगा। ई ये है। अब यहाँ पे कोई वैद्युत द्विध्रुव जो है क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, लेकिन थीटा क्या है? 0 डिग्री है, यानी वैद्युत द्विध्रुव है जो है वो क्षेत्र के समांतर रखा है या क्षेत्र की दिशा में है,
ऐसे अब बना लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव ये। अब वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और इसका प्लस चार्ज इधर की ओर है और माइनस चार्ज यहाँ पर है, माइनस क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत क्षेत्र जो है वैद्युत द्विध्रुव पर इधर की ओर बल लगाएगा, प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र जो है उपनी क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा और माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र जो है इसकी विपरीत दिशा में यानी अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। ठीक है, एक प्लस क्यू जो फोर्स लगेगा प्लस क्यू आवेश के कारण वो इधर की ओर रहेगा और माइनस क्यू आवेश के कारण जो फोर्स होगा वो इसके क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। अब देखिए दोनों बल बराबर व विपरीत हैं, यहाँ लिखेंगे दोनों बल बराबर व विपरीत हैं चूँकि F प्लस क्यू बराबर है किसके, F माइनस क्यू के। दोनों बल क्या है, बराबर और विपरीत हैं। अब नेट फोर्स अगर निकाला जाएगा तो नेट फोर्स जो होगा F नेट यानी कुल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इसका मान क्यू हुई, इसका मान क्यू हुई, दोनों बराबर और विपरीत दिशाओं में है तो माइनस हो जाएंगे और दोनों क्या होंगे, कट के शून्य हो जाएंगे। ठीक, तो नेट फोर्स तो शून्य हो गया। क्रिया रेखा देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों बलों की क्रिया रेखाएं क्या हैं, एक ही है। ठीक है, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं क्या हैं, एक ही है। ये इधर की ओर कार्य कर रहा है और ये इधर की ओर कार्य कर रहा है, तो दोनों एक ही लाइन पर हैं। तो जब क्रिया रेखाएं एक ही होती हैं तो आपका टाउ भी क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक, यानी बल आघूर्ण जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब मान लीजिए इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम थोड़ा सा तिरछा रख दें, ऐसे थोड़ा सा तिरछा रख देते हैं। ठीक है, तिरछा रख देते हैं, प्लस क्यू आवेश यहाँ चला गया और माइनस क्यू आवेश यहाँ चला आया। ठीक है, अब जो वैद्युत क्षेत्र है ये प्लस क्यू आवेश पर इस दिशा में बल लगाएगा और माइनस क्यू आवेश पर इसकी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। अब दोनों बल इसको क्या करेंगे, इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं और ये यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, यानी टाउ जीरो नहीं होगा अब की बार। तो ये क्या करेगा, इसको घुमाएगा और घुमा के इसको फिर इसी दिशा में ले आएगा, यानी जिस दिशा में पहले था उसी दिशा में ले आएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अस्थायी संतुलन। ठीक, इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक झूला है जो सीधे लटक रहा है और झूले पर कोई वजन हमने इसको रख दिया है। ठीक है, और एक दूसरा झूला जो है इसको हमने ऐसे तिरछा बांध रखा है कहीं पे, किसी कील के सहारे मान लीजिए हमने यहाँ पर बांध रखा है, इसको बेट लटका के हमने इसको यहाँ पर बांध दिया है। अब अगर इस झूले को अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे खींच के बल लगा के ऐसे छोड़ दें, इधर की ओर बल लगा के छोड़ दें, तो ये झूला क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा और घूमकर थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, पुनः इसी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो बल लगाने के बाद इस पर क्रिया हो गई तो ये इधर उधर घूमेगा और पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो इस अवस्था को बोलते हैं अस्थायी संतुलन। क्या बोलते हैं, अस्थायी संतुलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और यहाँ पर जब इसको हम यहाँ पर मान लीजिए खूंटे से बांध रखा था और खूंटे से खोलकर इसको थोड़ा सा इधर खींचकर और छोड़ दिया जाए तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा और घूमकर जब धीरे धीरे इसकी गति स्लो होगी, धीमी होगी, तो ये आके यहाँ पर रुकेगा, ये आके यहाँ पर रुकेगा, इस स्थिति में दोबारा नहीं जाएगा। तो जब आके यहाँ पर रुकेगा, इस स्थिति में दोबारा नहीं जाएगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अस्थायी संतुलन। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, अस्थायी संतुलन। ठीक है, अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखिए हमने पहले वैद्युत द्विध्रुव को कैसे रखा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा, तो दिशा में रखा तो क्रिया रेखा एक ही बन रही थी, तो इस पर नेट फोर्स भी जीरो था और टाउ भी क्या था, जीरो था। लेकिन जब इसको थोड़ा सा हमने घुमा दिया,
थोड़ा सा घुमा दिया बल लगा के, तो इस प्लस क्यू आवेश पर इधर की ओर बल लगने लगा, माइनस क्यू आवेश पर इसकी विपरीत दिशा में बल लगने लगा और क्रिया रेखा अलग अलग हो गई। तो टाउ अब की बार 0 नहीं होगा। तो टाउ जब 0 नहीं होगा तो यहाँ पर एक बलयुग्म बनेगा और ये बलयुग्म क्या करेगा, इसको अपने छेद की दिशा में लाएगा। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे, इस अवस्था को क्या बोलते हैं, अस्थाई संतुलन की अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर लिख लेंगे, इस अवस्था को अस्थाई संतुलन लिख दे रहे हैं इंग्लिश भी, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक, समझ में आया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान बताइए तथा इसमें अस्थाई और अस्थाई संतुलन की अवस्थाओं को बताइए। तो अस्थाई संतुलन की अवस्था कब आती है, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत छेद की दिशा में रखा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस 2 की। पहला केस हमारा हो गया। अब केस सेकंड क्या कह रहा है कि जब थीटा जो है आपका, जब थीटा 90 डिग्री हो, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव जो है, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा है, वैद्युत द्विध्रुव जो है वो क्षेत्र के लंबवत रखा है। थीटा तब कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पे फिगर बनाते हैं, फिगर से आपको समझाते हैं। ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, वेक्टर ई से दिखा देते हैं। अब यहाँ पर कोई वैद्युत द्विध्रुव जो है वो छेद की दिशा से 90 अंश का, छेद की दिशा ये है, वैद्युत द्विध्रुव आपका ऐसे रखा है। ठीक, यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज। ठीक, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र जो है प्लस क्यू चार्ज पर अपनी दिशा में बल लगाएगा इधर की ओर, और माइनस क्यू चार्ज पर अपने छेद की विपरीत दिशा में बल लगाएगा इधर की ओर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फोर्स जो होगा, नेट फोर्स तो 0 है। यहाँ पर देखिए इसकी क्रिया रेखा इधर की ओर है और इधर की ओर है, दोनों बल बराबर हैं, दोनों बल यहाँ लिखेंगे, चूँकि F प्लस क्यू बराबर है F माइनस क्यू के, तो नेट फोर्स जो होगा वो आपका 0 होगा। नेट फोर्स जो होगा, नेट कुल बल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए टाउ 0 नहीं होगा, क्योंकि इसकी क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है। ठीक है, क्रिया रेखा इसकी अलग अलग है, इसलिए टाउ 0 नहीं होगा। तो टाउ कितना होगा यहाँ पर, इसको हम लोग निकालेंगे। अब चूँकि हम जानते हैं कि टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। थीटा की जगह हम लोग 90 रख देंगे, तो PE साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 1 होती है। तो टाउ जो आएगा वो कितना आएगा, P इंटू E के बराबर आएगा। यानी इस स्थिति में टाउ का मान जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस स्थिति में टाउ का मान सबसे अधिक होगा। वैसे भी आप लोग देख सकते हैं कि बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा, तो तेज़ी से इसको ऐसे क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में तेज़ी से घुमा देगा। ये इधर की ओर लग रहा है, ये इधर की ओर, तो ये बहुत तेज़ी से घूम जाएगा। यानी बल आघूर्ण का जो मान होगा वो सबसे ज़्यादा होगा इस कंडीशन में। ठीक है, जब वैद्युत द्विध्रुव को छेद की दिशा से 90 अंश पर रखा जाएगा तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव बहुत तेज़ी से घूमेगा। या हम लिख दें इसको कि इस स्थिति में टाउ का मान अधिकतम होता है।
इस अवस्था में या स्थिति में, इस अवस्था में टाउ का मान अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। बढ़ते हैं केस थर्ड पर। केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड, तीसरा जो केस बनाते हैं, हम मान लेते हैं कि थीटा जो है ना, जब थीटा 180 डिग्री पर हो, जब थीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक है, यानी अर्थात वैद्युत द्विध्रुव जो है, अर्थात द्विध्रुव क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। ठीक है, ये पहले केस से कुछ मिलता जुलता हुआ है। अब इसको फिगर बनाते हैं, तब आप लोग देखिए। पहला जो केस हमने आपको बताया था उससे मिलता जुलता केस है ये। तो यहाँ पर फिगर बनाते हैं। ये बन गया आपका वैद्युत क्षेत्र, एक समान बनाएंगे। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव जो है क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखा है, तो रखा तो ऐसे जाएगा, लेकिन अब की बार माइनस क्यू चार्ज इधर आएगा और प्लस क्यू चार्ज इधर की ओर आएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। तो पहले केस में हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा था। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाते हैं। पहले केस में जो रखा था, यहाँ पर देखिए, पहले केस में हमने प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा था इधर की ओर, और माइनस क्यू इधर की ओर रखा था। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, तो इसकी दिशा भी इधर की ओर थी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर थी, इसलिए यहाँ पर कोण 0 था। लेकिन अब की बार यहाँ पर कोण देखिए कितना हो जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इधर की ओर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है और द्विध्रुव की दिशा इधर की ओर है, दोनों विपरीत दिशाओं में है, तो इनके बीच एंगल जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो है प्लस क्यू आवेश पर अपनी क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा इधर की ओर, F प्लस क्यू, और इस पर जो बल लगाएगा वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश पर, वो अपनी विपरीत दिशा में लगाएगा इधर की ओर, F माइनस क्यू होगा। अब एक बल इधर की ओर लग रहा है, एक बल इधर की ओर लग रहा है, तो नेट फोर्स, दोनों बल बराबर तो हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि F प्लस क्यू बराबर है F माइनस क्यू के, तो नेट फोर्स तो आपका 0 होगा। नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब देख लेते हैं टाउ 0 होगा कि नहीं। तो इनकी क्रिया रेखा देखिए, टाउ देखने के लिए इनकी क्रिया रेखा भी एक ही लाइन पर है, यानी टाउ जो होगा एक ही लाइन पर है, यानी PE साइन थीटा जब लगाएंगे, चाहे तो डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन कैसे 0 हो रहा है ये भी देखिए। टाउ बराबर PE, थीटा की जगह क्या रख देंगे, 180 साइन 180, और साइन 180 का मान भी कितना होता है, 0 होता है। ये 0 हो जाएगा तो एक गुणा होगा इसके साथ, तो टाउ भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में टाउ 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम बल लगाते हैं, इस पर थोड़ा सा बल लगा के इसको थोड़ा तिरछा कर देते हैं। जैसे अभी हमने बताया था कि यहाँ पर देखिए, इसको हमने ऐसे बांध रखा था, यानी अभी ये सीधा ऐसे रखा है। फिर इस पर क्या किया हमने, एक बल लगाकर इधर छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, इधर उधर घूमेगा और घूमकर पुनः घूमकर इस स्थिति में आ जाएगा, घूमकर यहाँ पर आकर रुकेगा, यहाँ कभी नहीं जाएगा। तो इसको बोलते हैं अस्थायी स्थिति। पहले वाली कंडीशन में हमने ये वाली चीज़ देखी थी अस्थायी संतुलन, लेकिन इस वाली कंडीशन में हम लोग देखेंगे अस्थायी संतुलन। देखिए कैसे, यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा ऐसे तिरछा घुमा के रख दिया। ठीक है, अब माइनस क्यू यहाँ चला गया, माइनस क्यू यहाँ चला गया और प्लस क्यू यहाँ आ गया। ठीक है,
अब देखिए वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू चार्ज पर इस दिशा में बल लगाएगा और प्लस चार्ज पर अपनी दिशा में बल लगाएगा। ठीक है, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। ठीक है, दोनों बल बराबर और विपरीत हैं, इसलिए नेट फोर्स तो शून्य हो जाएगा। लेकिन देखिए क्रिया रेखाएं इनकी अलग अलग हैं, क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, तो ये क्या उत्पन्न करेंगे, बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। ठीक है, बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे तो ये बल आघूर्ण क्या होगा, इसको घुमाने का प्रयास करेगा और घुमा के इधर की ओर घुमाएगा। इसकी दिशा आपकी बार कैसे हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी। ठीक है, पहले फिगर में डायरेक्शन उधर की ओर घुमाता था, लेकिन इस फिगर में डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगी। इधर की ओर घुमा देगा तो माइनस क्यू चार्ज इधर आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज इधर चला जाएगा। यानी पुनः अपनी स्थिति में नहीं आ पाएगा कि माइनस यहाँ पे आ जाए, प्लस यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे अस्थायी संतुलन की अवस्था। इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी संतुलन की अवस्था। तो यहाँ पर लिख देंगे इस अवस्था को अस्थायी संतुलन, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, कहते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण बताइए तथा स्थायी और अस्थायी संतुलन की अवस्था को दिखाइए। तो हमें ये स्पेशल केसेस जो हैं ये बनानी पड़ती हैं और इसका सबसे ज़्यादा यूज न्यूमेरिकल में होता है। वहाँ पर न्यूमेरिकल में हमें इसका यूज देखने को मिलता है। जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाने लगेंगे तब आपको इसको डिटेल में मैं आपको वहाँ पे इसका यूज करने को बताऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, ये आप लोग हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी लाइक करना ना भूलें। और अगर आप फिजिक्स की ऐसे पढ़ाई करना चाहते हैं, सारी पूरी फिजिक्स की कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए कि वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया जाएगा। वीडियो बड़ी हो जाती है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं इनको अगर पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा तो ये अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक पर, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और अगर आप लोग इसका फ्री PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से इसका PDF आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।